हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन अपडेशन की जो केस की सुनवाई है वो है अपनी 15 जनवरी 2026 को। लेकिन वहाँ पर भी आपका केस 117 नंबर पर लगा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कि इसकी फाइनल हियरिंग कैसे होगी। ये असलियत है, ये तो पता चलेगा 15 तारीख को कि कैसे वो फाइनल हियरिंग के लिए लगता है। ये तो फाइनल हियरिंग के लिए है, लेकिन जब नंबर 117 है तो 15 तारीख को नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये तो भाई सभी पता चलेगा। मुझे तो डाउट है, कह नहीं भाई, सभी कह रहे हैं 15 नंबर को सुनवाई होगी तो फिर होगी। यहां मैं आपको एक लेटर लिखा था विश्वनाथ बंदोपाध्याय, और ये कोई रिटायर्ड डीजीएम है, पर्सनल एंड एचआर। स्वाभाविक सी बात है, एचआर में पर्सनल डिपार्टमेंट है, उनको काफ़ी बड़ी जानकारी होगी और हर चीज़ को ये एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, रीजनेबल वे तरीके से आपके सामने रखना चाहेंगे। और इन्होंने दो पॉइंटों को उठाया है और ये चाहते थे कि दोनों के दोनों पॉइंट सेवाराम जी के पास पहुंच जाए, क्योंकि 15 जनवरी को उसकी सुनवाई है। और इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो इतना लंबा लेटर है कि केवल इसमें एक पॉइंट ले पाया हूँ। और दूसरा पॉइंट जो है, जो फंड से संबंधित है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फंड का व्यवस्था बैंक करेगी, लेकिन फिर भी 4.57 लाख करोड़ का जो फंड पड़ा हुआ है, वो तो बात जब होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो चर्चा का विषय में बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उस पर सिर्फ यही है कि हमें फंड से मतलब नहीं है, लेकिन फंड का चर्चा को नहीं रोक सकता कोई, चर्चा तो होगी। ये कहते हैं, इन्होंने यहां पर अपना देना बैंक के हेड ऑफिस मुंबई और नंबर भी दे रखा है, और अपना इन्होंने जो मेल आईडी है वो भी दे रखी है। इसका मतलब सीधा साधा है, किसी को भी वो लेटर चाहिए, ये यूट्यूब पर आया हुआ है, तो वहां से इनसे ले सकता है और इनसे बात कर सकता है। अब क्योंकि मैं आशा करता हूं कि ये लेटर जो थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जो वकील हैं उनके पास पहुंच गए होगा, हो सकता है उनके काम की चीज़ हो। दो चीज़ों पर जोर दिया है इन्होंने बस। अब मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा और कोई एक्सप्रेशन नहीं करूंगा। आईबीए हैज बीन अपोजिंग अपडेशन रिलाइंग ऑन 2 points. There is no provision of updation in pension regulation and it is not financially feasible for the banks to bear the additional burden. दो चीज़ों पर आईबीए ने जोड़ दिया अपने एफिडेविट में कि कोई प्रोविजन नहीं है, और दूसरा क्या है, दूसरा का इट इज नॉट फाइन, और ये फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है कि हम पेंशन अपडेशन कर सकें। ये पॉइंट इन्होंने आईबीए ने अपने उसमें कहा। दिस हैज बीन रीइटरेटेड इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय देम टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो इन्होंने एफिडेविट दिया उनमें ये दो चीजें बात दोहराई हैं, ये दो चीजें वहां पर दोहराई गई हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट मी पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू प्रूव हाउ दीज आर्गूमेंट्स आर फ्यूटाइल एंड अनटीनेबल। बोला, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों के दोनों आर्गूमेंट जो हैं किस प्रकार से निरर्थक हैं। नो प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन, आईबीएच पर्पजफुली रिलाइंग ऑन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द रेगुलेशन 35.1 मेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिटायरीज। मतलब जो 35.1 था, ओरिजिनल वर्जन जो था जब 1995 में आया था, तो उसके बारे में आईबीए बात कर रहा है। रिटरेटिंग दैट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ नाउ देयर इज नो प्रोविजन, वो मानते हुए कि जो प्रोविजन 1995 में आया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद उनका कोई प्रोविजन नहीं, ये मानते हुए इन्होंने वहां पर दिया। ये कहते हैं कौन? बंदोपाध्याय जी। चलो मान लिया कोई नहीं है, तुमने वो कर दिया। अब वो फैक्ट बता रहे कि एक्चुअली हुआ क्या था। When IBA was drafting out the pension regulation in 93-94, its consultation with other members of the small committee, it was found that the retirees who retired during 1st January 1986 to 31st October 1987 were being discriminated. 1986 से लेकर के 1987 तक लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, ये उनके लिए किया गया था। And losing correct amount of pension, then IBA provided an updation clause under Regulation 35.1 proving a formula under Annexure 1 for this particular group of retirees for updating their basic pension with effect from 1st November 9। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ एक अनेक्शर दे रखी है और अनेक्शर में दे रखा है कि पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं इस प्रकार उनके लिए होगा। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। मान लो हम ये मान लेते हैं, ये कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे आगे फिर कहते हैं वो, at that time this particular group of retirees were only affected by discriminatory basic pension
which was rectified with given formula for updating, but IBA unions and the government did not foresee any anomaly that could surface in the future. उनको पता था फ्यूचर में कोई एनोमली नहीं होगी, इसलिए इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं. When anomaly was again felt in later years, then the 35.1 had to be amended by Ministry of Finance, Government of India 2003 by giving gazette notification. 2003 में फिर इसको अमेंड किया गया था जब इन्हें पता चला कि यहाँ कोई गलती हो गई है. तो अब जो अमेंडमेंट हुआ था पीछे वालों को तो हो गया, कोई मतलब नहीं है लेन देना. अब 2003 में जो अमेंड किया था इन्होंने, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन किए थे? With clear wording to make it universally applicable in future by retaining the same formula, the wordings of the amended version reads under. बोला उन्होंने वही फॉर्मूला रखा जो अनेक्सर 1 में था, लेकिन 2003 से जिसको भी लागू है किया जाएगा. भैया इसमें तो कोई शक नहीं रह गया, सब कुछ क्लियर कर दिया. अनेक्सर 1 में जो 1986 से लेकर 1977 तक जो अपडेशन किया था वो उनको कर दिया. 2003 में वही अनेक्सर रखते हुए, बड़ा क्लियर वही अनेक्सर रखते हुए और अपडेशन को वेयर एप्लीकेबल जिस पर भी लागू होगा और सेल भी अपडेटेड, इन्हें सेल भी लेकर रखाए गए. अब ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि इस प्रकार हुआ था कि पहले वाले में जो अनेक्सर था उसी अनेक्सर के आधार पर 2003 से अपडेशन होना था जहां भी ये लागू है, और सेल भी अपडेटेड होगा इसमें, और इसका नोटिफिकेशन है. ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है. बंदोपाध्याय साहब ने जो ये पॉइंट रखा है, बड़ा स्पेसिफिक खोल करके जो रखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट रखा हुआ है, छोड़ा ही कुछ नहीं है. बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल सेल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1. और 2003 के बाद या 2003 में जब ये आया था तो बेसिक पेंशन और आपकी एडिशनल पेंशन अपडेट होगी उसी फॉर्मूला के अनुसार जो अपेंडिक्स 1 में दे रखा है. इसका मतलब ये हो गया कि अपेंडिक्स 1 पहले तो लागू थी केवल 1986 से 1987 तक, और उसी अपेंडिक्स को इन्होंने जो 2003 में अमेंडमेंट लाए थे उसी अपेंडिक्स को लागू कर दिया, लेकिन आगे इन्हें नहीं किया, पीछे ने कर दिया, और यही एनोमली है. इतनी बढ़िया सुंदर तरीके से इस अनोमली को डिटेक्ट करके बंदोपाध्याय साहब रखा, क्योंकि वो एचआर रहे हुए हैं, और एचआर में भी वो क्या किसके डीजीएम रहे हुए हैं. He has been the DGM there. अच्छा, उसके बाद is IBA not aware of this amendment of regulation 35(1) in 2003 or forgetting intentionally? Is it not correct that the DFS, Ministry of Finance, decides all employees related issues of the PSU banks only after discussing with IBA or on the recommendations of IBA? As such, was this amendment not recommended by IBA or not डिस्कस्ड बाई द फाइनेंस मिनिस्टर विद द IBA? बिल IBA क्लैरिफाई इट. अब पूछ ले, ये तुमने जो कुछ किया क्लियर, अब IBA से पूछ रहे भैया तुमने जो कुछ ये किया था, जो कुछ भी आपने किया है, क्या इसमें अवेयर नहीं थे, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? भाई स्वाभाविक सी बात है, जब 2003 में जो अमेंडमेंट होकर के आया है IBA ने DFS से बातचीत की होगी, उसमें UFB भी शामिल होगा, उसका नोटिफिकेशन भी निकाला है, तो ये फिर साइड में कैसे हो गया? If this amendment was not meant for updation in future, wherever applicable, then what was the purpose of amending the regulation 35(1)? फिर आपने रेगुलेशन 35(1) को अमेंड क्यों किया था? जब अपडेशन का इंटेंशन ही नहीं था तो आपने इसको अमेंड क्यों किया था? सीधा सीधा मतलब है, ये बताता है कि इंटेंशन है. द रेगुलेशन 35(1), what was the purpose of stating wherever applicable without mentioning any particular group as was done in the original? और यहाँ wherever applicable में कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ग्रुप का जो टाइम पीरियड दे रखा था जो ओरिजिनल में था 86 से 87, वो यहाँ नहीं किया गया था. इसका मतलब सबके लिए लागू था. What was the purpose of saying shall be updated? और इसका मतलब क्या था shall be updated? Let IBA clear their stand. भाई ये तो जबरदस्त चीज दी है, क्या ना बंदोपाध्याय साहब ने क्लियर पूछा है. ओरिजिनल जो 35(1) था उसमें टाइम पीरियड दे रखा था, लेकिन 2003 में wherever applicable shall be updated ये वर्ड आए हुए हैं, और अनेक्सर उसी अनेक्सर के साथ जो फॉर्मूला अनेक्सर 1 में बता रखा है उसी फॉर्मूला के साथ पेंशन अपडेट होगी. भाई इसमें तो कोई क्लियर नहीं है, बहुत अच्छा कह रखा है. अंडर क्लॉज 12 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट 993 इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन स्कीम इन बैंक्स, इट वाज स्टेटेड
Provisions will be made by a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement on 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of family पेंशन अपडेशन। और ये पैरा 12 में जो अप एग्रीमेंट हुआ था पेंशन, उसमें ये सारी चीज़ें थी भाई इन पॉइंटों पर हमारे क्या नाम है ये होगा पूरा चीज़। आगे द MOU वाज एग्रीड एंड साइंड बाई IBA एंड एम्प्लॉय यूनियंस 29 अक्टूबर 1993 में। और उसका ये पूरा का हिसाब दे रखा है इन्होंने। अब ये बहुत जल्द थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आज। Under clause number 17 of the same MOU, it was stated, if there is any difference of opinion regarding interpretation of any of the provisions of the settlement, then the matter will be taken up only at the level of IBA and AIBA for discussion। और यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो IBA और UFBU दोनों को मिलकर के इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये केवल और केवल डिस्कशन किया बैंक ट्रस्ट चलम ने अपनी पैतृक संपत्ति समझती है AIBA की, और इसने खेल खेला सारा का सारा 2003 के बाद। 2010 में जेब कटराता है और 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी कॉल ले आता है। अब जो ये बोल रहा है ये उसी सुर में बोलता है। So in compliance with the above provisions of MOU Regulation 35(1), which was originally inserted in 1993, was amended 2003, making it open-ended for all future retirees। बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। While drafting out pension regulation for bank employees, IBA had followed the Reserve Bank of Employees Pension Regulation 1990 letter in spirit। So under the identical pension regulations in RBI and PSU Bank, there being no specific clause for updation RBI pension regulation, the same DFS Ministry of Finance Government of India। अब यहाँ पर उन्होंने सारी कहानी जो कही है ना, आपका जो RBI वाला जो हुआ उसके बारे में कही है, लेकिन अपनी जो कहानी पीछे कही है, जो लॉजिकल है, जो पॉइंट के लिए है, लीगल इंटरप्रिटेशन, वो बात उन्होंने एक चीज़ के क्लियर कर दी है कि इसके बारे में जो कहा था कि देयर इज नो पेंशन, उसको बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया बहुत साफ सुथरे शब्दों में कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका जो अमेंडमेंट होना था अनेक्सर 1 में जो 2003 में ओरिजिनली में हुआ था उसी अनेक्सर में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अनुसार होता है, यानी क्लियर कट है। 35.1 में जो फॉर्मूला था अनेक्सर 1 में, वही फॉर्मूला आपका 2003 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन बाद में ये हमारे श्रीमान जो बोलते रहते हैं बैंक टचलम जी उसके माध्यम से, और उन्होंने उसके बाद में सारी की सारी बातें RBI के लिए RBI के बेस पर बना हुआ था। जब RBI में होगा तो यहाँ भी होना चाहिए था। और आगे उन्होंने फंड की बात की है, उस दूसरे बारे उसको भी मैं डालूंगा यहाँ पर। अब मैं ये चाहता था कि ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर आपको आए। सेवाराम जी तक तो अब हो सकता है लेटर पहुँच भी गया होगा, बंदोपाध्याय साहब ने भेज दिया होगा। अब क्योंकि वो HR के एक DGM रहे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत दिन काम कर रखा है, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए क्योंकि उनसे संबंधित ये मैटर है। मैं चाहता था ये चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं। और एक और रह गया है बैंक टचलम का, जो उसने कहा था रिजाइनी को पेंशन कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता, उसको और मैं डालूंगा और उसको इसके बाद डालूंगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।